नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट में क्लास 11 का चैप्टर मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट का पार्ट 2। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया था खनिज के बारे में कि खनिज क्या होते हैं, खनिज के प्रकार के बारे में हमने इस पर स्टडी किया था, खनिजों का महत्व क्या है उसके बारे में, उनकी भौतिक विशेषताओं के बारे में हमने इसमें स्टडी किया था। साथ ही हमने पढ़ा था मटेरियल्स ऑफ अर्थ क्रस्ट के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के बारे में, और हम पढ़ रहे थे आग्नेय चट्टानों के बारे में। ठीक है, तो आज जो है हम स्टडी करेंगे आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण के बारे में, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। जैसे कि हमने बात की थी कि जो आग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं, कि जब पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित जो लावा होता है जब वो धरातल से बाहर आता है, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो लावा जब बाहर आता है तो बाहर आने के बाद क्या होता है, वो फैलता है, ठंडा होता है और आग्नेय चट्टानें बनती हैं। ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो हमारी आग्नेय चट्टानें हैं उसका वर्गीकरण जो किया गया है किस आधार पर, कि जो जब हमारा लावा निकलता है ना तो वो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ धरातल के बाहर आकर के ही वो जमता है, बल्कि वो अलग अलग जगह पे उसके जमने से उसका जो चट्टानें बनती हैं या अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं, तो उसके आधार पर भी हमारी जो आग्नेय चट्टानें हैं उसका वर्गीकरण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे। पिघले हुए पदार्थों के जमने का कार्य पृथ्वी के भीतर और बाहर दोनों ही स्थानों पर होता है। यानी कि जब लावा निकलता है तो ऐसा नहीं होता है कि केवल बाहर ही आकर जमता है, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि जब ज्वालामुखी उद्गार हो रहा होता है तो कुछ परेशानियां होती हैं, मतलब कुछ जो लावा होता है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाता है, तो वो धरातल के अंदर ही क्या होता है, कहीं पे जो स्पेस होता है वहाँ पे जम जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर भी क्या है, हमारी जो आग्नेय चट्टानें हैं उनका वर्गीकरण किया गया है। अतः इस पदार्थ के ठोस होने की क्रिया के अनुसार आग्नेय चट्टानें सामान्यतः 3 उपविभागों में बांटी जा सकती है, जो कि निम्न प्रकार की है। पहला है हमारी पातालीय आग्नेय चट्टानें, यानी कि जो हमारी आग्नेय चट्टानें उसका जो क्लासिफिकेशन है, तो इसमें हम पहले पढ़ने जा रहे हैं पातालीय आग्नेय चट्टानों के बारे में, जिसे कि इंग्लिश में प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स कहते हैं। तो जो मैग्मा जो होता है धरातल पर न आकर भीतरी भागों में बहुत अधिक गहराई पर ठंडा होकर जम जाता है और उससे जो चट्टानें बनती हैं उन्हें वितलीय चट्टानें कहते हैं। यानी कि जब आपका ये मैग्मा जो होता है ये धरातल पर नहीं आ पाता, बल्कि धरातल के अंदर ही कहीं काफ़ी अधिक गहराई पर क्या होता है, वहीं पे ठंडा होकर जब जम जाता है तो वहाँ पे जो चट्टानें बनती है धरातल के अंदर काफ़ी गहराई पे जबकि लावा जो होता है ये बाहर नहीं आ पाता और पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक गहराई पर ही कहीं पर जम के ठोस हो जाता है, तो इन चट्टानों को क्या कहते हैं, वितलीय चट्टानें। यानी कि जो इस लावा के ठंडा होने से जो बनती चट्टानें उन्हें वितलीय चट्टानें कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह द्रव पदार्थ बहुत अधिक गहराई पर धीरे धीरे ठंडा होता है, अतः उसमें बड़े बड़े दाने पड़ जाते हैं तथा ये चट्टानें पूर्ण रूप से रवेदार होती है। यानी कि अब देखिए जब वो गहराई पे, और आप तो जानते हैं कि गहराई पे वैसे भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो ये चट्टानें होती हैं ये बहुत धीरे धीरे ठंडी होती हैं, तो जिस कारण क्या होता है कि उसमें बड़े बड़े दाने पड़ जाते हैं तथा ये चट्टानें कैसी होती हैं, रवेदार होती हैं, क्रिस्टलाइन होती हैं। जैसे कि ग्रेनाइट, ग्रेबो, डायोराइट चट्टानें जो हैं इसके प्रमुख उदाहरण हैं, किनके, पातालीय आग्नेय चट्टानों के। फिर है भूगर्भ में बनने वाली इन चट्टानों के कई रूप होते हैं। सर्वसाधारण रूप को आधारशिला यानी कि बैथोलिट कहा जाता है, जो बड़े गुंबद के समान होती है और उसके किनारे जो होते हैं वो खड़े होते हैं। आपने इनके बारे में, आकृतियों के बारे में पढ़ा होगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपकी ये शेप्स आती है ना, कि ये कहाँ पे बनती हैं, जो पाताली चट्टानें होती हैं तो उसमें कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं। आपने बहुत सी चट्टानों के नाम सुने होंगे आकृतियों के, उनकी मतलब आकृति के आधार पे बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि बैथोलिट, लैपोलिट, सिल, डाइक, ये सब आपने पढ़े होंगे, है ना। तो उसी के बारे में अभी हम देखिए आएगा ये आगे। फिलहाल क्या है, अभी हम पढ़ रहे हैं पातालीय आग्नेय चट्टानों के बारे में। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो मैग्मा होता है वो जब वो धरातल पर ना आकर के पृथ्वी के अधिक गहराई पर ही ठंडा होकर
ठोस हो जाता है। तो उस ठंडा होने के पश्चात जो ये ठोस हो जाती है, जो चट्टानें बनती हैं, उन्हें वितलीय चट्टानें कहते हैं। और ये गहराई पर क्या होता है, बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, जिससे इसके जो दाने होते हैं चट्टानों के रवेदार होते हैं। और जैसे कि ग्रेनाइट है, ग्रेबो है, डायोराइट जो चट्टानें हैं वो इसके पाताली आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। भूगर्भ में बनने वाली जो चट्टानें हैं उनके कई रूप होते हैं। सब सर्वसाधारण रूप को आधारशिला यानी कि बैथोलिट कहते हैं। ये बड़े गुंबद के समान होती है और इसके किनारे जो होते हैं खड़े ढाल वाले होते हैं। ये भी हमने पढ़ा था पाताली आग्नेय चट्टानों के बारे में, जो कि बहुत गहराई पे, धरातल के बहुत अधिक गहराई पर बनती है वो बैथोलिट, ठीक है, चट्टानें। अब हम बात करेंगे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के बारे में, ठीक है। भूगर्भ से निकलने वाला मैग्मा जब धरातल पर न पहुंचकर मार्ग में मिलने वाली संधियों, दरारों तथा तलों में ही जमकर ठोस हो जाता है, तो ऐसी चट्टानों को अधिवितलीय चट्टानें कहा जाता है। यानी कि जब धरातल के अंदर से जब लावा निकल रहा होता है, तो जब वो बाहर न आकर के, बल्कि जो उसको गर्भ में ही, धरातल के गर्भ में ही क्या होता है, जैसे कहीं पे दरारें पड़ी होती हैं, खोखला होता है, कोई स्थान जगह मिलती है जहाँ पर भी उसको, तो वहीं पर वो जम के ठंडा हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो ऐसी चट्टानों को अधिवितलीय चट्टानें कहते हैं। ये चट्टानें जो होती हैं ये कुछ गहराई पर ठंडी होती हैं तथा ठंडा होने में इसे कम समय लगता है। यानी कि किसकी अपेक्षा, पाताली आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा इन मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों को ठंडा होने में कम समय लगता है। इसमें रवे जो होते हैं वो कुछ छोटे आकार के होते हैं। डोलोमाइट इसी प्रकार की चट्टान है। इसके प्रमुख रूप निम्न है, कौन कौन से, छत्रशिला यानी कि लैकोलिथ, भित्तिशिला, पत्रशिला, लैपोलिथ, फैकोलिथ, ये सब क्या है, ये हमारी मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लैपोलिथ का शेप इस तरह से होता है, बैथोलिथ का शेप ऐसे होता है, फैकोलिथ का शेप ऐसा होता है, ठीक है। फिर है छत्रशिला, लावा के गुंबदकार जमाव होते हैं जो परतों के बीच गर्म लावा के भर जाने से बनते हैं। इसकी ऊपरी परत जो होती है वो वाष्प और गैस के दबाव के कारण ऊपर की ओर गुंबद के रूप में ऊपर उठ जाती है और रिक्त स्थान में लावा भर जाता है। लावा बाहर निकलते समय जब मार्ग में अवसादी चट्टानों के बीच एक लंबवत दीवार या बांध के रूप में जम जाता है तो उसे भित्तिशिला कहते हैं। इसके बारे में आप और बड़ी क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप एक मोटा चीज़ें बस पढ़ लीजिए। जब लावा अवसादी चट्टानों की परतों में प्रवेश कर समानांतर तहों के रूप में जम जाता है तो उसे पत्रशिला कहते हैं। यानी कि जिस आधार पर, जिस शेप में ये जमते हैं, तो उसके आधार पर इनका नाम किया गया है, इनका नामकरण किया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको बोला है कि जैसे ये चट्टानें हैं और चट्टानों के बीच में क्या होता है कि उन्हीं के समानांतर ये तहों के रूप में जम जाता है। तो ऐसी जो हमारे ऐसे जम के जो हमारी चट्टान बनती है उसे पत्रशिला कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि जिस हिसाब से ये बनते हैं, जहाँ पे जैसा इनका शेप होता है, तो उसके आधार पर इनका नामकरण किया गया है। बस आप इनके अच्छे से शेप्स देख लेना, कैसे शेप्स होता है इनका, तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। फिर है अवसादी चट्टानों में जब लावा जमकर तश्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है, तश्तरी नुमा यानी कि प्लेट नुमा, है ना, तो उस आकृति को लैपोलिथ कहते हैं। या आप कह सकते हैं इस तरीके से होता होगा ये शेप, है ना, इस तरीके से। फिर है फैकोलिथ, भूमि के अंदर लावा का लहरदार जमाव होता है। यानी कि हो सकता है ये ऐसे 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 करके होता होगा ये जमाव ना, ठीक है, ये इस तरीके से ये जमा होता होगा लहरदार, तभी इसको बोला है कि लहरदार जो जमा होता है उसे फैकोलिथ कहते हैं। आई थिंक मैंने यहाँ बनाया था, हाँ ये देखिए यहाँ बनाया था मैंने फैकोलिथ, कि ये इस तरीके से ऐसे ऐसे लहरदार रूप में जमा होता है। फिर है उपर्युक्त अ और ब प्रकार की जो चट्टानों को अंतर्वेदी या अभ्यांतरिक चट्टानें कहते हैं। यानी कि जो भी हमने पढ़ी ना, पाताली चट्टानें और मध्यवर्तीय पाताली आग्नेय चट्टानें, तो इन दोनों ही चट्टानों को अंतर्वेदी या अभ्यांतरिक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के गर्भ में जमा होती हैं। फिर हम बात करेंगे ज्वालामुखी चट्टानों के बारे में, जिसे कि इंग्लिश में वॉल्केनिक रॉक्स कहते हैं। तो ज्वालामुखी के उद्भेदन के समय मैग्मा के धरातल पर आकर
ठंडा होने से जो चट्टानें बनती हैं वे ज्वालामुखी चट्टानें कहलाती हैं। इन्हें बहिर्वर्ती चट्टानें भी कहते हैं, यानी कि एक्सट्रूसिव रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये बाहर बनती है धरातल के। और ये वाली जो रॉक्स थी ऊपर की, वो थी अंतर्वेदी या अभ्यंतरिक चट्टानें, ठीक है, यानी कि क्योंकि ये धरातल के अंदर बनती हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, अभ्यंतरिक या अंतर्वेदी चट्टानें कहते हैं। और जो ज्वालामुखी चट्टानें ये बहिर्वेदी चट्टानें होती हैं, क्योंकि ये धरातल के बाहर बनती है, यानी कि एक्सट्रूसिव रॉक्स। फिर है, ये चट्टानें अधिकांशतः ज्वालामुखियों और द्वीपों में अधिक मिलती हैं। धरातल पर लावा शीघ्र ठंडा हो जाता है, इसलिए इन पदार्थों में रवे नहीं पड़ते हैं तथा वे बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। अभी हमने जो पढ़ा था, जो सबसे नीचे बनती हैं पातालीय आग्नेय चट्टानें जो होती हैं, तो वहाँ पे जो हमारी चट्टानें बनती हैं तो उसमें वो बहुत देर में ठंडी होती है ना, तो इसलिए जो उसमें रवेदार होती है, मतलब दाने जो होते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े से होते हैं। और उससे ऊपर होती है हमारी मध्यवर्ती चट्टानें, तो उसमें जो होते हैं चट्टानों में जो दाने होते हैं वो इस जो पताली चट्टान की अपेक्षा इसमें जो दाने होते हैं उससे कम होते हैं, छोटे होते हैं उससे। और जो ये हम बात करें ज्वालामुखी चट्टानों की, इसमें जो हमारे पदार्थ में रवे नहीं पड़ते हैं, यानी कि क्योंकि ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है तो इसमें रवे यानी कि क्रिस्टल्स नहीं पड़ते हैं। अगर होते भी तो बहुत ही छोटे, बहुत ही महीन आकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कही गई है। फिर है कि ये चट्टानें प्राय असफडीय यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन होती है। बेसाल्ट ऐसी ही चट्टानों का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे संरचना के आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी देखिए, अभी हमने इसको पढ़ा था कि जो चट्टानों में लावा जो जमा होता है उसके आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संरचना के आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण। तो पहला आता है हमारा अधिसिलिक आग्नेय चट्टानें, यानी कि एसिड इग्नियस रॉक्स। अब देखिए, इसके नाम से पता चल रहा है अधिसिलिक, यानी कि जिन चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है वो चट्टानें कौन सी होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अधिसिलिक आग्नेय चट्टानें, ठीक है। ये हम आग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इन आग्नेय चट्टानों का उनकी संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो संरचना के आधार पर कौन सी चट्टान है, पहली अधिसिलिक आग्नेय चट्टानें, यानी कि एसिड इग्नियस रॉक्स। इसमें बालू व सिलिका की मात्रा कितनी होती है, 65% to 80% होती है। और शेष भाग इसमें Al, Mg, क्षार पदार्थ एवं चूना होता है। इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन है आप ये याद करना कि जो हमारी अधिसिलिक आग्नेय चट्टानें होती हैं उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। और जो अल्पसिलिक, जो हमारी सेकेंड आती है अल्पसिलिक आग्नेय चट्टानें, यानी कि बेसिक इग्नियस रॉक्स, तो इसमें सिलिका की जो मात्रा होती है कम होती है, लगभग 40% to 55% होती है। और शेष लोहा, चूना और मैग्नीशियम के अंश होते हैं। अब हम बात करेंगे आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं के बारे में। तो आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, तो इनका संबंध जो होता है वो ज्वालामुखी क्रिया से होता है। इसके कण जो होते हैं गोल नहीं होते, ये भिन्न भिन्न रूप तथा प्रकार के क्रिस्टल से बनी होती है, चट्टानों के टूटकर घिसने से ही, ठीक है। इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं। याद रखिएगा कि जो हमारी आग्नेय चट्टानें होती हैं तो इसमें परतें नहीं होती हैं। ये पूर्णतः सघन यानी कि कॉम्पैक्ट होती है, किंतु इनमें वर्गाकार संधियां होती हैं। ये संधियां ही चट्टानों के निर्बल स्थान होती हैं जहां ऋतु अपक्षय का प्रभाव होता है। ये चट्टानें कठोर तथा अरंध्र होती हैं, अतः जल कठिनाई से संधियों के सहारे इनमें पहुंच पाता है, परंतु यांत्रिक तथा भौतिक अपक्षय का प्रभाव इन पर पड़ता है, अतः विखंडन के फलस्वरूप इनके टुकड़े हो जाते हैं। इनमें जीवाश्म फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है वो गर्म और तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है, अतः अत्यधिक गर्मी के कारण जीवांश यदि हो तो नष्ट हो जाते हैं। इनमें बहुमूल्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं एवं उनके चूर्ण से बनी लावा मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। तो ये क्या थी, हमारी आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं थी कि जो हमारी ये आग्नेय चट्टानें होती हैं ये इनका जो संबंध होता है ज्वालामुखी क्रिया से होता है और इसमें परतें नहीं होती हैं, ठीक है।
और इन यानी कि यहाँ पे जहाँ पे भी संधियाँ होती हैं, मतलब जो बहुत कमज़ोर स्थान होता है आग्नेय चट्टानों में, वहीं पे क्या होता है, ऋतु अपक्षय का, यानी कि ऋतु अपक्षय क्या होता है, हमारा जो वेदरिंग इरोजन होता है वर्षा के कारण, तापमान के कारण, है ना, और भी बहुत सारे, जैसे कि हवा के कारण। तो ये जो हमारे अपक्षय होते हैं, वेदरिंग होती है, मैंने आपको बताया था ना, जब चट्टानें घिस घिस कर क्या होती हैं, टूटती हैं, अपनी जगह पे टूटती हैं अलग अलग कारणों के कारण, ठीक है, तो वही होता है अपक्षय। तो इसमें जो इसके बहुत ही कमज़ोर स्थान होते हैं वहाँ पे ऋतु अपक्षय होता है, और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, और अगर जीवाश्म पाए भी जाते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। इसमें बहुमूल्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, और इनके चूर्ण से बनी लावा मिट्टी जो होती है बहुत उपजाऊ होती है। तो ये थी हमारी आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे कि आग्नेय चट्टानों के क्षेत्र के बारे में, यानी कि एरियाज ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो विश्व में प्राचीनतम आग्नेय चट्टानों की आयु जो है वो लगभग 15 अरब वर्ष आंकी गई है। ये चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत में अधिक पाई जाती है, ठीक है, यानी कि पूरे विश्व में सबसे प्राचीन आग्नेय चट्टानें जो है वो हमारे भारत के प्रायद्वीपीय भाग में पाई जाती है। राजस्थान का अरावली पर्वत, छोटा नागपुर की गुंबदनुमा पहाड़ियाँ, राजमहल की श्रेणियाँ और रांची का पठार इस प्रकार की चट्टानों के बने हैं। अजंता की गुफाएं इन्हीं को काटकर बनाई गई हैं। अधिकांश खनिज इसी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। लौह अयस्क, हीरा, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज आदि महत्वपूर्ण खनिज इनमें पाए जाते हैं। ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों का उपयोग भवन निर्माण में उसे सजाने के लिए किया जाता है। भारत की छोटा नागपुर, ब्राजील का मध्य पठारी भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका के लारिशन शील्ड के भागों में आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। तो देखिए, आज जो है हमने पढ़ा आग्नेय चट्टान को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा आग्नेय चट्टानों के क्षेत्र के बारे में, आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं के बारे में, उसकी संरचना के आधार पर जो चट्टानों का वर्गीकरण है उसके आधार पर हमने पढ़ा आग्नेय चट्टानों का जो वर्गीकरण किया गया है उसके जमने के आधार पर, है ना, जिसमें हमने पढ़ा पातालीय आग्नेय चट्टानों के बारे में, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के बारे में हमने पढ़ा, और इससे पहले तो हम बाकी सब चीज़ें ये सब पढ़ ही चुके हैं। सो आई होप ये 100 नहीं तो कम से कम 60 to 70% तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। सो अगर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ इसे शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं जल्दी तो नहीं, रेगुलर बेसिस पे तो नहीं डाल पाती हूँ वीडियोस, बट जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए डाल देती हूँ वीडियोस, और जो भी मुझे टॉपिक्स लगते हैं इंपॉर्टेंट तो मैं आप लोगों के लिए लेके आ जाती हूँ, ठीक है। और इसका जो नोट्स है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और वहाँ से आपको जिन भी टॉपिक्स पे जो भी मतलब मैंने वीडियोस बनाई हैं और उन टॉपिक्स पे आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप सीधे उस टेलीग्राम चैनल पे जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे क्लिक करिएगा, टेलीग्राम आपका ओपन हो जाएगा। आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल है उसको जो फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ से आपको जिस भी टॉपिक की वीडियो चाहिए वो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है पीडीएफ्स वगैरह को डाउनलोड करने का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम इसमें पढ़ेंगे इसके आगे का, जिसमें हम बात करेंगे अवसादी चट्टानों के बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।